Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students at Punjab Group of Colleges, Narowal. Today, our discussion topic is चार्ल्स लॉ. लास्ट टाइम हम लोगों ने बॉयज़ लॉ पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ. तो इसमें हम दो फैक्टर्स की स्टडी करेंगे या दो फैक्टर्स के दरमियान रिलेशनशिप की स्टडी करेंगे. उसमें एक टेम्परेचर होगा और दूसरा होगा उसका वॉल्यूम. तो सबसे पहले बच्चों, इसे 1787 में फ्रेंच साइंटिस्ट था नेम्ड एज जे चार्ल्स, इसने इंट्रोड्यूस करवाया था. तो अपने नाम के साथ रिलेट करके इस लॉ को नाम दे दिया चार्ल्स लॉ का. तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी दी हुई गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के. यानी कि कोई गैस आपके पास, उसका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली रिलेट करता है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ. यानी डायरेक्टली का मतलब क्या है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा. यानी कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ टेम्परेचर इंक्रीज़, वॉल्यूम डिक्रीज़ टेम्परेचर डिक्रीज़. तो आपने यही बात पीछे भी डिस्कस की है, यहाँ भी हम आज यही बात करेंगे. तो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये अंडरलाइन कर लें. द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट. आज बच्चों आपने इसमें प्रेशर और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट रखना है. पीछे आपने टेम्परेचर को रखा था कांस्टेंट बॉयल्स लॉ में, यहाँ आप चार्ल्स लॉ पढ़ रहे हैं, यहाँ आप प्रेशर और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट रखेंगे. तो आपको इक्वेशन नज़र आ रही है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के. अब बच्चों डायरेक्टली के साइन को ख़त्म करें इज़ इक्वल टू, तो इसकी जगह आप न्यू कांस्टेंट लगाते हैं. यहाँ आपने इसे क्या लिखा है? k लिख दिया है. तो v इज़ इक्वल टू kt. अब मैं कहूँ आपसे कि यहाँ से आप लोगों ने k की वैल्यू फाइंड करनी है. तो बच्चों जो k के साथ t है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये v के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा. तो आपके पास इक्वेशन फिर क्या आ जाएगी? v ओवर t इज़ इक्वल टू कांस्टेंट. तो बच्चों ये चार्ल्स लॉ की या चार्ल्स लॉ की आपके पास स्टेटमेंट होगी और उसके बाद इसकी इक्वेशन होगी. इसके बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करता है आगे जाके कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ चेंज, कहता है कि आपके पास टेम्परेचर चेंज होता है. पहले था T1, चेंज करें तो T2 तक आ जाता है. यार जो नया टेम्परेचर है चेंज होने के बाद जो टेम्परेचर आया है वो T2 है. और इसी तरह पहले जो वॉल्यूम था उसका वो V1 था. जब टेम्परेचर चेंज किया तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम भी चेंज होगा. तो वॉल्यूम V1 से किस में चेंज हो जाएगा? V2 में. तो आपने पीछे एक रिलेशन पढ़ा था v ओवर t इज़ इक्वल टू k. तो अगर आप इसको स्पेसिफाई कर दो कि हमारे पास पहले वॉल्यूम कुछ था अब कुछ होगा, यानी कि वॉल्यूम पहले से चेंज हो गया, टेम्परेचर भी चेंज हो गया, तो आपके पास जो न्यू इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? v1 ओवर t1 इज़ इक्वल टू k. और जब आपने टेम्परेचर चेंज किया तो जो वॉल्यूम था वो v1 से v2 में कन्वर्ट हो गया और t1 t2 से. तो दूसरी इक्वेशन फिर आपके पास क्या आई? v2 ओवर t2 इज़ इक्वल टू k. अब बच्चों आप मैथ में पढ़ते हो कि अगर इक्वेशन की लेफ़्ट साइड बराबर हो तो राइट भी बराबर होती है. तो आप इस ऊपर दी हुई इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं कि v1 ओवर t1 इज़ इक्वल टू v2 ओवर t2. नीचे एक लाइन लिख रहा है बहुत अच्छी, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम टू टेम्परेचर. ये जो ऊपर आपने रेशियो लिखी है ना v ओवर t, इसकी रेशियो कहता है कांस्टेंट रहती है. किसके लिए? फॉर सेम अमाउंट ऑफ गैस एट सेम प्रेशर. वही बात जो हमने पीछे की है कि उसके जो नंबर ऑफ मोल हैं वो भी सेम होने चाहिए, या उसकी जो अमाउंट ली थी आपने, जितनी ली थी उतनी ही होनी चाहिए, वो ज़्यादा या कम ना हो, और उसका जो प्रेशर है वो भी सेम हो. तो फिर आप देखेंगे कि v और t यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो रेशो है, इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा कांस्टेंट के बराबर आएगा, सेम आएगा, एक जैसा आएगा. चाहे वो एक v1 के लिए है, चाहे वो v2 के लिए है, इसी तरह t1 के लिए या t2 के लिए है. बच्चों ये था चार्ल्स लॉ. उसी तरह हमने इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी करनी है जिस तरह आपने पीछे बॉयल्स लॉ के लिए की थी. तो चार्ल्स लॉ है
पहले आपको डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, फिर इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है। फ़र्ज़ करें ये आपके पास ना एक वो सिलेंडर है, उसके अंदर आपने गैस को इनक्लोज़ किया हुआ है। उस वक़्त इसका जो वॉल्यूम था वो V1 है और जो इसका टेम्परेचर था वो T1 है। अब आप दूसरी डायग्राम देख लें, दूसरा सिलेंडर देख लें, इसको हमने स्टैंड के ऊपर फिट कर दिया है और स्टैंड के ऊपर जब फिट किया तो नीचे से हमने इसको हीट भी करना है बर्नर की मदद से, नीचे से उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। तो बच्चों आप देखेंगे जो जो हम इसको हीट प्रोवाइड करते जाएंगे इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाएगा, यानी कि टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो बच्चों आपने पहले पीछे एक बात कही है कि ये जो सिलेंडर है इसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है इसके ऊपर? एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको टेम्परेचर देते हैं तो ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो बच्चों आप देख रहे हैं जो दूसरी डायग्राम है उसमें पहली वाली में V1 था, दूसरी में जब उसका वॉल्यूम चेंज हो गया तो वो V1 से किस में कन्वर्ट हो गया? V2 में। पहले टेम्परेचर T1 था, अब किस में कन्वर्ट हो गया? T2 में। तो जो ऊपर इक्वेशन हमने लिखी हुई थी उसको दोबारा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल हैं। तो इस तरह ये चार्ल्स लॉ वेरीफाइड हो जाता है। तो एक मरतबा पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। Let us consider a certain amount of gas enclosed in a cylinder fitted with a movable piston. The volume of the gas is V1 and its temperature is T1. When the gas in a cylinder is heated, both volume and temperature of the gas increase. जाहिर सी बात है बच्चों, जब आप उसको हीट करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है और टेम्परेचर है दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी या इंक्रीज़ हो जाएंगी। वॉल्यूम V1 से V2 में और टेम्परेचर T1 से T2 में कन्वर्ट हो जाएगा। द न्यू वैल्यू वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर V2 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह एक्सपेरिमेंट करके हम चार्ल्स लॉ को वेरीफाइड कर सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका आज का टॉपिक।